हेलो बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और इंडियन ज्योग्राफी में हमने भारत की नदियाँ शुरू की हुई थी। जो भारत में जो नदियाँ हैं, प्रमुख नदियाँ, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। और भारत की नदियों को हमने दो भागों में बांटा था सुविधा के लिए। एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ थी और दूसरी दक्षिण भारत से या प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ थी। ठीक है, तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हम कर चुके थे, जिसको हमने तीन भागों में बांटा था, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में। और एक एक के बारे में हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा था। ठीक है, आज हम दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपको बता देता हूँ, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम सुविधा के लिए दो भागों में बांट लेते हैं। एक वे नदियाँ जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, दूसरी वे नदियाँ जो अपना जल अरब सागर में गिराती है। ठीक है, तो पहली जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिनका क्रम इस प्रकार से है। ठीक है, जिसका उत्तर से दक्षिण में क्रम। ठीक है, ये उत्तर हो गया, ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है। ठीक है, जिसका उत्तर से दक्षिण में क्रम इस प्रकार से है। ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, दक्षिण भारत की जो प्रायद्वीपीय पठारीय भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की हम बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। यानी जो नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनका उत्तर से दक्षिण में क्रम। ठीक है, जिनका उत्तर से दक्षिण में क्रम इस प्रकार से है। पहला दामोदर नदी, ठीक है, दिख रहा होगा आपको ये। ठीक है, दूसरी है स्वर्णरेखा, तीसरी है वैतरणी, ठीक है, चौथी है ब्राह्मणी, पांचवी है महानदी, छठी है गोदावरी, सातवीं है कृष्णा नदी, आठवीं है पेन्नार, नौवीं है कावेरी, 10वीं है वेगाई और 11वीं है ताम्रपर्णी। ठीक है, ताम्रपर्णी। तो इन सभी 11 की 11 नदियों के बारे में हम बात करेंगे कि इनका उद्गम स्थल कहाँ से है। ठीक है, तो इन 11 की 11, वैसे तो बहुत सारी नदियां हैं दक्षिण भारत के अंदर, ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो हम मुख्य नदियों की बात करेंगे। ठीक है, जो मुख्य नदियां हैं और जो इनकी सहायक नदियां हैं, उनके बारे में हम थोड़ा कम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि सहायक नदियाँ अपना जल किस में गिरा देती है, मुख्य नदियों में गिरा देती है। तो मुख्य नदियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इन्हीं मुख्य नदियों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। देखिए, प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की नदियों को हम दो भागों में बांटते हैं या दो भागों में बांटा जाता है। पहला बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ, दूसरा अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। ठीक है, और आज हम डिस्कस करेंगे वे नदियाँ जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ठीक है, तो देखिए, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो इन नदियों का उत्तर से दक्षिण में जो क्रम है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले दामोदर, फिर स्वर्णरेखा, फिर वैतरणी, फिर ब्राह्मणी, फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, फिर वेगाई और फिर ताम्रपर्णी। ठीक है, तो इन 11 की 11 नदियों के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इन सभी नदियों के बारे में जो कि अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दामोदर नदी की। ठीक है, कौन सी नदी? दामोदर नदी। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दामोदर नदी है। आगे जो ये आ जाती है हुगली नदी है। ठीक है, यानी दामोदर नदी है वो अपना जल हुगली नदी में गिराती है और हुगली नदी फिर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो ध्यान रखना, जो दामोदर नदी वो सीधा अपना जल बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरा रही, वो हुगली नदी में मिलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार मैं आपको बता देता हूँ, खनिज पदार्थों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और छोटा नागपुर का विस्तार जो है वो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यानी 4 राज्यों में छोटे नागपुर के पठार का विस्तार है। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। चलिए आइए देख लेते हैं थ्योरी में। देखिए, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच अपनी
भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए कहाँ चली जाती है, हुगली नदी में मिल जाती है। अर्थात दामोदर नदी प्रत्यक्ष रूप से अपना जल बंगाल की खाड़ी में न गिरा, यानी सीधे रूप से अपना जल बंगाल की खाड़ी में नहीं गिराती, हुगली नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, तो ये थी हमारी दामोदर नदी। ठीक है, तो दामोदर नदी के बारे में हमने किया। नेक्स्ट जो रिवर है, नेक्स्ट जो नदी है हमारी, वो श्रवण रेखा है। ठीक है, तो चलिए श्रवण रेखा नदी के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए श्रवण रेखा नदी, श्रवण रेखा नदी झारखंड की राजधानी रांची के पास है। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। ठीक है, जहाँ से आपके पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी वहीं के हैं। ठीक है, तो झारखंड की राजधानी रांची के पास से निकलती है और यह नदी 3 राज्यों से होकर के बहती है। मैं बता देता हूँ 3 राज्य कौन कौन से हैं। वो 3 राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। ठीक है, तो 3 राज्यों से होकर के बहती है तथा उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। मुहाना का मतलब एंड, डेल्टा कह लीजिए आप। ठीक है, तो ये देखिए झारखंड के रांची, यहाँ पर ये रांची बसा हुआ है। आप पूछ सकता है आपको रांची किस नदी के ऊपर बसा हुआ है, तो श्रवण रेखा नदी के ऊपर। ठीक है, तो रांची से निकलती है और ये अपना जल उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में अपना मुहाना यानी कि डेल्टा बनाती है। क्लियर। ठीक है, तो यही कह रहा था, उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। छोटा नागपुर पठार एक औद्योगिक प्रदेश है। बिल्कुल, बहुत सारे उद्योग छोटा नागपुर के पठार में है। मोस्टली जो लौह इस्पात उद्योग है भारत के अधिकतर, वो छोटा नागपुर के पठार में ही है, क्योंकि यह जो छोटा नागपुर का पठार है यह खनिजों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये कह रहा है छोटा नागपुर पठार एक औद्योगिक प्रदेश है, इसलिए तमाम औद्योगिक इकाइयों से निकला रासायनिक अवशिष्ट श्रवण रेखा नदी में गिराया जाता है। यानी कि श्रवण रेखा नदी के ऊपर बहुत सारे उद्योग है और उद्योगों से निकलने वाला रासायनिक अवशिष्ट है। ठीक है, अवशिष्ट का मतलब जो कूड़ा कचरा होता है रासायनिक, वो श्रवण रेखा नदी में गिराया जाता है। इस कारण से यह नदी प्रदूषित हो चुकी है। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन इस नदी के अंदर है, जिस कारण से इस नदी में जलीय जीव जंतु भी नहीं पाए जाते। ठीक है, जल में रहने वाले जीव जंतु जैसे मछलियाँ हो गई, ये जो घोंगे हो गए, सीप हो गए। ठीक है, तो ये सब ये जलीय जीव जंतु इस नदी में नहीं पाए जाते, इसलिए अंडरलाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, जीके में पूछता रहता है। इसलिए श्रवण रेखा नदी को जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। जैविक मरुस्थल यानी जैविक पदार्थ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जीव जंतु इस नदी में बिल्कुल भी नहीं है, तो इसे जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। ध्यान रखना, श्रवण रेखा नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए जो आपका जमशेदपुर है। ठीक है, रांची तो है ही है। ठीक है, इसके तट पर। ठीक है, जो जमशेदपुर, जो कि भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र भी था निजी क्षेत्र के अंदर। ठीक है, जिसे टाटा एंड स्टील कंपनी भी, टिस्को भी कहा जाता है। ठीक है, तो जमशेदपुर जो एक शहर भी है, जिला भी है। ठीक है, झारखंड का। तो ये जमशेदपुर जो है वो श्रवण रेखा नदी के तट पर ही बसा हुआ। रांची और जमशेदपुर दोनों ही श्रवण रेखा नदी के तट पर है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी नदी है हमारी, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा जो हमारी तीसरी नदी है, ये वाली नदी। ठीक है, ये है वैतरणी नदी। कौन सी है, वैतरणी। तो चलिए इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। वैतरणी नदी, वैतरणी नदी उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है। आप ध्यान रखना, क्योंझर का पठार कहाँ है, उड़ीसा के अंदर। क्योंझर का पठार कहाँ है, उड़ीसा के अंदर। ठीक है, तो क्योंझर के पठार से निकलती है और उड़ीसा के तट पर आकर गिरती है, और उड़ीसा के ही तट पर क्या करती है, अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ब्राह्मणी नदी। ठीक है, ये देखिए, ये रही ब्राह्मणी नदी। ठीक है, ये जो है ये वाली। ठीक है, ये है आपकी ब्राह्मणी नदी। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, ब्राह्मणी नदी के बारे में। ब्राह्मणी नदी भी रांची के समीप से ही निकलती है। ठीक है, ध्यान रखना, और अपना मुहाना उड़ीसा के तट पर बनाती है। ठीक है, आगे देखिए, नोट इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लीजिए। 3 नदियाँ छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। तो ये 3 नदियाँ कौन कौन सी, दामोदर हो गई, श्रवण रेखा हो गई और ब्राह्मणी। ये तीनों की तीनों नदियाँ ही, ठीक है, कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट है महानदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ मैप में आपकी, ये है महानदी। ठीक है, ये वाली दिख रही है आपको, ये है महानदी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, देखिए महानदी, महानदी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से, ठीक है, आपसे पूछ सकता है दंडकारण्य पठार कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, तो महानदी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है और उड़ीसा में कटक के पास अपना मुहाना बनाती है। उड़ीसा राज्य में अपना डेल्टा, मुहाना का डेल्टा बनाती है कटक के पास। ठीक है, आगे देखिए, छत्तीसगढ़ में महानदी घाटी को छत्तीसगढ़ बेसिन भी कहते हैं। जो महानदी की घाटी है छत्तीसगढ़ के अंदर,
जो नदी महानदी घाटी बनाती है छत्तीसगढ़ के अंदर, उसको हम छत्तीसगढ़ बेसिन भी कहते हैं, क्योंकि महानदी घाटी धान की खेती के लिए फेमस है। ध्यान रखना, महानदी घाटी जो है, ठीक है, जो महानदी घाटी बनाती है छत्तीसगढ़ के अंदर, वो धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। वैसे धान में सबसे अग्रणी जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ओस, अमन, बोरो, ठीक है, ये चावल की 3 किस्में एक साल में 3 फसलें चावल की ली जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी चावल अच्छा होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ को खासतौर पे महानदी जो की घाटी जो है, ठीक है, उसको धान का कटोरा, भारत में धान का कटोरा भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, ध्यान रखना, इसके अलावा जो आपकी महानदी है, ठीक है, महानदी के ऊपर उड़ीसा राज्य में भारत का सबसे लंबा बांध, ठीक है, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध भी स्थित है। आपसे पूछ सकता है हीराकुंड बांध किस नदी के ऊपर स्थित है, तो महानदी के ऊपर स्थित है। किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है, ध्यान रखना, ठीक है। जो महानदी का भाग उड़ीसा में प्रवाहित होता है, तो वहाँ पर उड़ीसा में हीराकुंड बांध बनाया गया, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, ध्यान रखना, ठीक है। तो कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसके बाद जो हमारी नदी है, ठीक है, महानदी के बाद है हमारी नदी गोदावरी। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है ये भी। तो चलिए ये देखिए गोदावरी, देखिए यहाँ से आ रही है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से, महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र में कह सकता हूँ, ठीक है। नासिक के प्याज भी बहुत फेमस है, आपको पता होगा, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकल रही है, देखिए, और आगे आंध्र प्रदेश में आ रही है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा बना रही है, ठीक है। तो इसके अलावा ये देखिए महाराष्ट्र से है, फिर तेलंगाना आ जाएगा और फिर आंध्र प्रदेश। तो कहने का मतलब इन 3 राज्यों से होकर के गोदावरी नदी गुजरती है। और आपको पता होगा, हमने पिछली ऑडियो में हमने किया भी था, जब गंगा नदी तंत्र हम कर रहे थे, उससे बताया गया था कि जो गोदावरी नदी है वो दक्षिण भारत की, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। कौन सी, गोदावरी। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये रहा गोदावरी नदी, यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी, ठीक है। इसके बाद इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, ध्यान रखना, ठीक है, 1465 किलोमीटर। और यह नदी यमुना से भी बड़ी नदी है, हिमालय पर्वत की जो यमुना नदी थी, मुख्य नदी थी, ठीक है, उससे भी बड़ी है ये, ठीक है। इसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, इसे भारत की बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी क्या कहा जाता है, बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, यह नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर स्थित नासिक के, ठीक है, ये क्या कह रहा है, देखिए ध्यान रखना, यह नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर, ठीक है, महाराष्ट्र यहाँ पर था, ठीक है, इस साइड पूर्वी महाराष्ट्र, इस साइड पश्चिमी महाराष्ट्र, तो पश्चिमी महाराष्ट्र के तट पर स्थित, ठीक है, नासिक, ठीक है, ध्यान रखना, यह नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर स्थित नासिक की त्र्यंबक से निकलती, त्र्यंबक इलाका है, ठीक है, त्र्यंबक की पहाड़ियाँ भी है वैसे तो, वहाँ से निकलती है तथा 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से 3 राज्यों में, एक तो महाराष्ट्र, दूसरा फिर तेलंगाना और तीसरा आंध्र प्रदेश, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में ही अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो यही कह रहा है, यह नदी आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी के पास, राजमुंदरी जगह है, ठीक है, उसके पास अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। अब बात करते हैं गोदावरी की कुछ सहायक नदियों की। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होता, फिर भी पढ़ लेते हैं इनके बारे में, ठीक है, पूछ सकता है तो किसी सहायक नदी है ये, या गोदावरी कोई सहायक नदी पूछ सकता है। तो गोदावरी की जो सहायक नदियाँ हैं वो है परवारा, पूर्णा, वैनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा, ठीक है। तो ये क्या है, सारी की सारी गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। जैसे ये दिख रही है आपको, ये जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, इन्हीं नदियों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो कौन कौन सी है, परवारा है, पूर्णा है, वैनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा, ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। इसके बाद है, गोदावरी की सभी सहायक नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन केवल मंजीरा उत्तर की ओर से प्रवाहित होता है, ओर से प्रवाहित होकर के आ रही है, ठीक है। लेकिन केवल मंजीरा नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। देखिए जितनी भी सहायक नदियां हैं, मोस्टली देखिए सारी सहायक नदियां उत्तर से प्रवाहित होकर के आ रही, केवल एक मंजीरा, ये हो जाएगी मंजीरा नदी आपकी, ठीक है, केवल एक मंजीरा नदी दक्षिण की ओर से प्रवाहित होकर के गोदावरी नदी में मिलती है। आगे देखिए कुछ और
इंपॉर्टेंट फैक्ट्स are यहाँ के, ठीक है। वेनगंगा गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। जो वेनगंगा है, ठीक है, वो गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये वाली जो नदी दिख रही है ना सबसे लंबी, ठीक है, ये वाली, ये सहायक नदी वेनगंगा है, ठीक है। तो गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? वेनगंगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कह रहा है वेनगंगा गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इंद्रावती नदी उड़ीसा से निकलती है तथा छत्तीसगढ़ में, ठीक है, ध्यान रखना, इंद्रावती नदी उड़ीसा से निकलकर छत्तीसगढ़ में बस्तर के पठार पर बहती है और गोदावरी नदी में मिल जाती है, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि ये पता लग जाएगा कि ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, सिर्फ यही हमने जानना है इसमें। इंद्रावती नदी से लेकर एक क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंट, क्या है देखिए बता देता हूँ। बस्तर के पठार पर बहने वाली गोदावरी की मुख्य सहायक नदी कौन सी? जो बस्तर के पठार से बहती, तो इंद्रावती है, ठीक है। इसके बाद बात हम करते हैं गोदावरी के बाद, देखिए कृष्णा नदी है, ये वाली नदी, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ये है कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णा नदी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कृष्णा नदी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी पूछ सकता है, पहले नहीं पूछा, पहले तो गोदावरी हो गया, ठीक है। अगर दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी पूछे तो कौन सी हो जाएगी? कृष्णा हो जाएगी। इसके अलावा और क्या फैक्ट्स है देख लेते हैं। यह नदी महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर्वत पर महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, ध्यान रखना, ठीक है। ये कह रहा है यह नदी पश्चिमी घाट पर, ठीक है, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र के अंदर से ही महाबलेश्वर चोटी, ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये है महाबलेश्वर चोटी, ठीक है, महाराष्ट्र में ही दक्षिण पश्चिम कह लो, महाराष्ट्र का दक्षिण पश्चिमी भाग से कह लो, ठीक है, महाबलेश्वरम चोटी से निकलती है, ठीक है। इसके बाद ये 4 राज्यों में प्रवाहित होती है। 4 राज्य कौन कौन से? एक तो खुद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका का कुछ हिस्सा, ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ये गुजरती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के या दक्षिण पश्चिमी महाराष्ट्र के, पश्चिमी महाराष्ट्र या दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र बोलो, वहाँ की महाबलेश्वर चोटी से, महाबलेश्वर पर्वत श्रृंखला से, ठीक है, या पठार से निकलती है, ठीक है, और 4 राज्यों में प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। तो ये कह रहा था यह नदी महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर्वत पर महाबलेश्वर चोटी से निकलती है और 4 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से 4 राज्य थे ये? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर कह रहा है यह नदी विजयवाड़ा के समीप, विजयवाड़ा पड़ता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखना, विजयवाड़ा के समीप अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। कहाँ पर? विजयवाड़ा के समीप, ठीक है, यही गोदावरी नदी है आपकी, ठीक है, ये कृष्णा, तो ये भी आंध्र प्रदेश में डेल्टा बना रही गोदावरी भी, और ये भी, ठीक है, कृष्णा भी आंध्र प्रदेश में ही, ठीक है। विजयवाड़ा इलाका है यहाँ का, यहाँ पर बनाती है, और जो गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा है ये आपस में मिला हुआ है, ठीक है, ये क्या आपस में मिला हुआ है, ध्यान रखना, गोदावरी और कृष्णा नदी का डेल्टा आपस में मिला हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये कह रहा है यह नदी विजयवाड़ा के समीप अपना डेल्टा बनाती है। विजयवाड़ा पड़ता है आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखना, तो आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा बनाती है कौन सी नदी? कृष्णा। आगे कह रहा है कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा आपस में मिल गया है, ठीक है, आपस में क्या हो गया है? मिल गया है। आंध्र तट पर, यानी आंध्र प्रदेश तट पर कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के मध्य ही में ही कोलेरू झील भी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कह रहा है जो गोदावरी और कृष्णा आंध्र प्रदेश में तटीय इलाके में डेल्टा बनाती है, इसी डेल्टा के बीच में एक झील है कोलेरू झील। आपसे पूछे तो कोलेरू झील कहाँ है? गोदावरी कृष्णा के डेल्टा में है, और वैसे राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश में है। क्लियर? कोलेरू झील, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कृष्णा की कुछ सहायक नदियों की। तो कृष्णा की जो सहायक नदियाँ हैं वो है तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना और मूसी, ठीक है। तो चलिए इनमें से जो इंपॉर्टेंस है उनके बारे में देख लेते हैं। इनमें से तुंगभद्रा नदी पश्चिमी घाट पर्वत पर 2 धाराओं के रूप में निकलती है, तुंगा और भद्रा। यह कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है और दक्षिण दिशा में बहकर आती है और कृष्णा में मिल जाती है, ठीक है। तो कौन कौन सी कह रहा है? देखिए कृष्णा नदी ये है, इसकी सहायक नदी इसकी बात हो रही है, तुंगभद्रा है ये, ठीक है। तुंगभद्रा 2 धाराओं में निकलती, एक तुंग और दूसरी भद्रा में, ठीक है, दोनों मिलकर के तुंगभद्रा बनती है। और यह जो नदी है ये कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तुंगभद्रा, ठीक है, ध्यान रखना। और दक्षिण की तरफ से, दक्षिण नीचे की तरफ होगा इसके, तो दक्षिण की तरफ से आकर के कृष्णा नदी में मिल जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। और आगे कह रहा है देखिए हैदराबाद कृष्णा के तट पर है, ठीक है, ध्यान रखना, हैदराबाद
जो कि अब तेलंगाना की राजधानी हो गया है, ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग राज्य है अब, ठीक है। आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना निकला है। 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग राज्य बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर के, ठीक है। तो पहले जब तेलंगाना अलग नहीं हुआ था तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद होती थी, ठीक है। लेकिन अब तेलंगाना अलग हुआ है तो तेलंगाना के अधीन यानी जो हैदराबाद क्षेत्र था वो तेलंगाना में चला गया है, इसलिए तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि जो हैदराबाद नगर है वो कृष्णा नदी पर बसा हुआ है, और जो आंध्र प्रदेश की अब जो राजधानी है वो प्रस्तावित राजधानी अमरावती हो गई है आंध्र प्रदेश की, ठीक है, ध्यान रखना। तो हैदराबाद किस नदी के तट पर है? कृष्णा नदी के तट पर। कृष्णा के बाद नेक्स्ट है हमारी नदी पेन्नार नदी, ठीक है। इस पेन्नार नदी के बारे में हम बात कर रहे हैं अब, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पेन्नार नदी। पेन्नार नदी यह कृष्णा और कावेरी नदी के मध्य में है, बिल्कुल, ठीक है। कौन से? कृष्णा और नीचे आ गई कावेरी, ठीक है। कृष्णा और कावेरी के मध्य में है, बीच में है पेन्नार नदी, ठीक है। तो यही कह रहा है यह कृष्णा और कावेरी नदी के मध्य है। यह कर्नाटक के कोलार नामक क्षेत्र से निकलती है, और आपको पता होगा कोलार किसके लिए फेमस है? कर्नाटक का कोलार, ठीक है, सोने की खान, ठीक है। भारत में सोने की खान कहाँ पाई है जाती है, ठीक है, सोना कहाँ निकाला जाता है बड़ी मात्रा में? तो कर्नाटक की कोलार की खानों से। या कोलार की खानें किस चीज़ के लिए फेमस है? सोने के लिए फेमस है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये कह रहा है यह नदी पेन्नार नदी कर्नाटक के कोलार नामक क्षेत्र से निकलती है और आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट कावेरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कावेरी नदी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बहुत सारे हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कावेरी नदी के बारे में। मैप में हम देख लेते हैं कहाँ है कावेरी नदी, ठीक है। तो कावेरी नदी जो है ये देखिए, ये रही, ये है आपकी कावेरी नदी, ठीक है। कर्नाटक से निकल रही है और तमिलनाडु में अपना डेल्टा बना रही है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये है आपकी कावेरी नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं कि कावेरी नदी के बारे में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। तो चलिए, कावेरी नदी पश्चिमी घाट पर्वत पर कर्नाटक के उस्मागिरी या ब्रह्मागिरी पहाड़ी से, उस्मागिरी कहिए या ब्रह्मागिरी कहिए, पहाड़ी से निकलती है और 2 राज्यों में बहती, कौन कौन से? कर्नाटक और तमिलनाडु में, ठीक है। तो यही कह रहा है कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के उस्मागिरी कहिए या ब्रह्मगिरी कहिए, ठीक है, पर्वत से निकलती है और फिर 2 राज्यों में, एक तो कर्नाटक हो गया और दूसरा उड़ीसा में, सॉरी उड़ीसा नहीं, तमिलनाडु में, ठीक है। और तमिलनाडु में ये कावेरी नदी बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। और देख लेते हैं आगे। तो 2 राज्यों में बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। गोदावरी जो नदी थी उसको दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा कहा जाता था, ध्यान रखना। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा कहते थे, जबकि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो भी हम बताएंगे, ठीक है। क्योंकि दक्षिण भारत में एकमात्र ऐसी नदी है तो सारा साल इसमें प्रवाहित होता है जल, ठीक है, ध्यान रखना। कावेरी नदी के अंदर पूरा वर्ष पानी रहता है, ठीक है। देखना, दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी जिससे पूरा साल पानी बहता है। वैसे तो दक्षिण भारत की अधिकतर नदियाँ क्या है, लगभग सभी नदियाँ क्या है, मौसमी नदियाँ कही जाती है। और हिमालय की नदियाँ क्या थी? बारहमासी नदियाँ थी, क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर हैं ऊँचे ऊँचे, उन ग्लेशियरों से पानी बहता रहता है और मौसम में भी मतलब बारिश होती तब भी रहता है और बिना बारिश के भी उनमें पानी रहता है। बारहमासी नदियाँ थी, जो कि दक्षिण भारत की नदियाँ सारी मौसमी थी, लेकिन एक कावेरी नदी को छोड़ करके। कावेरी नदी मौसमी है, ध्यान रखना, लेकिन इसमें पानी सारा साल रहता है। बाकी इनमें जो नदियाँ हैं, बाकी और जो नदियाँ हैं उन्हें बारिश के समय पानी होता है, कुछ समय के लिए सूख जाती हैं, जबकि कावेरी नदी ऐसा ही नहीं है, इसलिए कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे और कौन कौन से फैक्ट है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये क्या था, कावेरी नदी आगे कह रहा है, ये तो हो ही गया, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। फिर आगे है कावेरी नदी की घाट, ठीक है, धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कावेरी नदी का जो घाट है वो धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस घाटी को जो कावेरी नदी की घाटी है, ठीक है, घाटी आएगा ये, ठीक है, धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस घाटी को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है, यानी कि दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहते हैं, ठीक है। वैसे भारत का धान का कटोरा कौन सा है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, और दक्षिण भारत के धान का कटोरा किसको कहा जाता है? कावेरी नदी की घाटी को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, यानी दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कावेरी नदी वैसे 2 राज्यों में बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु में, लेकिन इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र
4 राज्यों में है, ठीक है। जलग्रहण क्षेत्र समझते हो ना, इससे और छोटी छोटी नदियाँ निकली हुई है, ठीक है, और या इसकी अन्य सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। वैसे तो ये खुद तो 2 क्षेत्रों में बहती है, लेकिन इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, वो और क्षेत्रों में बहती है, इसलिए दो राज्यों में तो सीधे डायरेक्ट बहती है, और इसकी सहायक नदी है या जल ग्रहण क्षेत्र कहें तो इसका 4 राज्यों में है, ठीक है। कौन कौन से राज्यों में है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, लेकिन इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 4 राज्यों में है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। कर्नाटक और तमिलनाडु में तो डायरेक्ट भी बहती है, और केरल और आंध्र प्रदेश में भी इसका जल ग्रहण क्षेत्र है, यानी इन राज्यों से निकलने वाली कुछ नदियां इसमें आकर के मिलती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इन्हीं 4 राज्यों में कावेरी जल विवाद भी चल रहा है। आपसे पूछा है कावेरी जल विवाद किन राज्यों के मध्य में है, ठीक है, ठीक है। तो पहले 4 राज्यों के बीच में था, किस किसके बीच में, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। अब आंध्र प्रदेश के 2 राज्य हो गए हैं, 2 जून 2014 से इसमें तेलंगाना बन गया है। तो अब कावेरी जल विवाद 5 राज्यों के बीच में हो गया है, ठीक है। क्यों हो गया है, कह रहा है अब यह 5 राज्यों के बीच में है, क्योंकि तेलंगाना नया राज्य बन गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कावेरी नदी की कुछ सहायक नदियों की, ठीक है। तो कावेरी नदी की कुछ सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, एक सिमसा, दूसरी अर्कावती, हेमवती, अमरावती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीरथ और लोकपावनी। ये क्या है, कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब कावेरी नदी से रिलेटेड और भी फैक्ट्स बता देते हैं आपको, मैंने पहले ही बताया था आपको, ठीक है। जहाँ दक्षिण भारत की नदियाँ सभी क्या है, मौसमी है, अर्थात केवल दक्षिणी पश्चिमी मानसून में ही, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण और पश्चिम, पश्चिमी हो गया, दक्षिणी हो गया, दक्षिण पश्चिम से जो मानसून आता है, जैसे हमारे अभी आता है मानसून, ठीक है, गर्मी के दिनों उसी टाइम पे इनमें पानी रहता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कह रहा है जहाँ दक्षिण भारत की नदियाँ मौसमी है, अर्थात केवल दक्षिण पश्चिम मानसून में ही उनमें जल की मात्रा बनी रहती है, वहाँ कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर जल की मात्रा बनी रहती है, ठीक है, ध्यान रखना, वर्ष भर जल की मात्रा बनी रहती है, अर्थात कावेरी नदी वर्षवाहिनी है, क्योंकि कावेरी नदी को वर्षा का जल 2 स्रोतों से प्राप्त होता है, एक तो ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र से और दूसरा दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है। तो ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में कौन से, जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है तो वहां से, ठीक है, ध्यान रखना। और निचली जल ग्रहण क्षेत्र में उत्तरी पूर्वी मानसून कोरोमंडल तट पर, ठीक है, उत्तरी पूर्वी मानसून जब लौटता हुआ होता है, ठीक है, उत्तर और पूर्व से जब लौट रहा मानसून होता है तब भी बारिश यहाँ पर होती है, और दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो भी बारिश करता है, यानी आता हुआ मानसून भी जाता है, तो हर साल इसमें पानी रहता है, ठीक है। आगे बताएगा, देखिए उत्तरी पूर्वी मानसून में हवाएं उत्तर पूर्व से आती है, कहाँ से आती है, उत्तर ये हो गया, पूर्व ये हो गया, तो उत्तर पूर्व से हवाएं आती है उत्तर पूर्व मानसून में, ठीक है। तो ये कह रहा है उत्तर पूर्व मानसून में हवाएं उत्तर पूर्व से आती है तथा बंगाल की खाड़ी से होते पूर्वी घाट पर्वत से टकरा कर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करती है, ठीक है। उत्तर पूर्व से आती है पवनें, उत्तर पूर्व से पवनें आएंगी, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी से जल उठाती है, और यहाँ पर जो पूर्वी घाट है, यहाँ पर वो जो पानी उठाया था इन पवनों ने, बंगाल खाड़ी से वाष्पकण उठाए थे, वो इस पूर्वी तट से टकरा करके यहाँ पर, ठीक है, इसी को बोलते हैं कोरोमंडल तट, ध्यान रखना, कोरोमंडल तट, तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो यहाँ पर अपना ये जल गिराती है, ठीक है, यानी बारिश करती है वो पवनें, उत्तरी पूर्वी पवनें, ठीक है। तो ये कह रहा है, देखिए कोरोमंडल तट पर वर्षा करती है, शीतकाल में वर्षा केवल कोरोमंडल तट पर ही होती है, अर्थात तमिलनाडु राज्य में ही होती है। इसके बाद है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। यह मानसून गर्मियों में यानी कि जून जुलाई में आता है, जो अभी आया हुआ था, ठीक है। यह मानसून दक्षिण पश्चिम से आता है तथा ये हवाएं पश्चिमी तट से टकरा कर वर्षा करती है, जिससे कावेरी नदी में जलापूर्ति हो जाती। तो शीत ऋतु में भी और ग्रीष्म ऋतु दोनों ही समय में, ठीक है, शीत और ग्रीष्म दोनों ही ऋतुओं में इस नदी में पूरा साल पानी रहता है, इसलिए कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा गया था, इसी कारण से, ठीक है, ध्यान रखना। आगे है दक्षिण भारत की नेक्स्ट नदी है वेगई नदी, ठीक है। तो वेगाई या वेगई, ठीक है, वेगाई या वेगई एक ही बात है, ठीक है, देख लेते हैं। तो यह नदी तमिलनाडु के पुरुष नादी पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, कहाँ से, पुरुष नादी पहाड़ी से निकलती है। मैं दिखा देता हूँ आपको मैप में, ठीक है, ये वाला देखिए तमिलनाडु के अंदर, ठीक है, पुरुष नादी पहाड़ी है, ठीक है, वहाँ से पुरुष नादी पहाड़ी उससे निकलती है, और ठीक है, मेदुरई बगई
नदी के तट पर है। ठीक है, ध्यान रखना, जो मदुरई है, मदुरई जो इलाका है तमिलनाडु के अंदर, वो बेगाई नदी के तट पर ही है। ठीक है, ध्यान रखना, यह कह भी रहा है यह नदी तमिलनाडु के पुरुष नदी पहाड़ी से निकलती है, और जो मदुरई है, मदुरई आएगा ये। ठीक है, ध्यान रखना, बेगई नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, यह नदी रामेश्वरम द्वीप के पास पाक की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तो रामेश्वरम द्वीप के पास, ठीक है, रामेश्वर द्वीप है यहाँ पर, तो पाक की खाड़ी, ठीक है, पाक जल संधि या पाक की खाड़ी या पाक जल डमरू या पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में, ध्यान रखना, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है, या पाक की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर अपना जल गिराती है। ठीक है, इसके बाद आपकी लास्ट नदी है इसमें जो कि बंगाल खाड़ी में अपना जल गिराती है, वो है ताम्रपर्णी। ठीक है, तो ताम्रपर्णी नदी के बारे में भी हम देख लेते हैं। यह नदी कार्डामम पहाड़ी पर स्थित आगस्टमलाई चोटी से निकलती है। कौन सी? आगस्टमलाई चोटी से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, तो ये कह रहा है तमिलनाडु के अंदर ही है। ठीक है, नदी कार्डम पहाड़ी है। ठीक है, कार्डामम पहाड़ी पर स्थित कौन सी चोटी है? पर्वत चोटी है, ऊंची चोटी है, अगस्त मलाई। ठीक है, यहाँ से निकलती है और मन्नार की खाड़ी जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में है, मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। क्लियर? ठीक है, तो ये थी दक्षिण भारतीय प्रायद्वीपीय भारत की वे नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जो अरब सागर में, दक्षिण भारत की वे नदियाँ जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। ठीक है, मैप में देखें तो ये वाली नदियाँ। ठीक है, अभी हमने बंगाली खाड़ी में जो जल गिराती थी उन नदियों के बारे में हमने बात किया था। ठीक है, अब अगली जो वीडियो होगी वो हमारी जो दक्षिण भारत की वे नदियाँ जो अरब सागर में अपना जल गिराती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये रही आपकी जो है। ठीक है, साबरमती, माही हो गई, ठीक है, नर्मदा हो गई, तापी हो गई, मांडवी हो गई। ठीक है, तो इन सारी नदियों के बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। कौन सी नदियाँ? दक्षिण भारत की वे नदियाँ जो अरब सागर में अपना जल गिराती है। ठीक है, तो चलिए, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ठीक है, और जितना आप हमें मोटिवेशन देंगे उतना ही हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, जितने आपके कमेंट्स लाइक आएंगे, सब्सक्राइब होंगे, उतना ही हमें बेहद अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा और हम ज़्यादा प्रयास करेंगे अच्छे से करने का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भारत की नदियाँ का जो दक्षिण भारत की नदियाँ थी या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का जो बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ थी वो आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, आपको किसी नदी के बारे में और विस्तृत जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर।